शिव कुमार। अपनी अदायगी से किरदारों को नई धड़कनें देने वाले शिव कुमार ने अपनी प्रतिभा से लोगों के बीच एक खास पहचान बनाई है। भाई पिछली बार मेरे चाचा को पकड़ा था, इतना मारा था भाई, अब से लूट वूट सब बंद। हाँ यार, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है भाई। मुश्किल हालात से जूझकर खुद को निखारने वाले शिव कुमार का जन्म उत्तराखंड के पंतनगर में हुआ। शुरुआती दिनों में एक आम नौकरी करने वाले शिव कुमार का फिल्मों की ओर झुकाव ही था जो उसे मुंबई ले गया। क्या बे मजनू, किसका इंतजार कर रहे हो? छमिया का। और उसके बाद से ये सफ़र बदस्तूर जारी है और शिव कुमार ने हमें जीने दो, एक कश, झांसी की रानी, इश्क में मर जावा जैसे सीरियल और फिल्में कर कर अपने आप को एक अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं दास्तान स्ट्रगल विद शिव कुमार। तो शिव भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। मेरे नज़रों में जो आपका परिचय है शिव कुमार का, जी सबसे पहला तो 3 भागों में परिचय है आपका। जी। सबसे पहले मैं जानता हूं कि मेरे फ़ोन में जो आपका नंबर सेव है सुखी शिव, जो कि पता नहीं मेरे किस दोस्त ने मुझे सेंड किया था व्हाट्सएप पे। हाँ। और सेव हम कर देते ना सेव, ओके। तो वो सुखी शिव हो गया है। दूसरा मैंने देखा था अनुग्रह भाई का डायरेक्शन में बना हुआ एक कस, जिसमें आपको एक नशेड़ी के कैरेक्टर में देखा था। जी। और जो तीसरा काम मैंने देखा था, जो अभी आपकी कविता आई थी जी टॉक पे, जिस कविता से कविता जन्मी, तो यही 3 परिचय है। उसके अलावा मैं कुछ आपके बारे में जानता नहीं हूँ। ओके। और आज उसी को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत दिन से आपके पीछे लगे थे और आप फाइनली आज मिल गए हैं। जी। तो सबसे पहले शिव भाई, जी बताइए। कब जहन में आया कि आपको एक एक्टर बनना है, एक अभिनेता बनना है, या एक आर्टिस्टिक या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है? जहन में तो मतलब कभी एक्टर बनने का नहीं आया जी। क्योंकि हाँ, अच्छा लगता था करना, एक्टिंग करना अच्छा लगता था, स्टेज पे आकर परफॉर्म करना अच्छा लगता था, बट एक्टिंग फील्ड को करियर बनाना है जी, इसको एज अ प्रोफेशन चूज करना है, ऐसा नहीं सोचा था कभी। स्कूल टाइम पे मतलब पार्टिसिपेट करते रहते थे, कॉलेज में पार्टिसिपेट करते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे, नुक्कड़ नाटक और शॉर्ट मूवीज फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। बट हाँ, फर्स्ट टाइम जब कॉलेज कंप्लीट हो गया, जॉब लग गई, उसके बाद मतलब दिमाग में आया कि यार मतलब, क्योंकि जॉब से मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं था। बीटेक किया आपने, इंजीनियर है? नहीं, डिप्लोमा किया मैंने सिविल इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक। हाँ। तो मेरे को क्या था कि जब मैं जॉब में था तो मैं कहीं ना कहीं उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था। मैं जॉब कर रहा था, पैसे मिल रहे थे, सब कुछ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि परेशान हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट अंदर से एक जो होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन, जो आर्टिस्ट, और वो मेरे साथ नहीं, वो हर किसी के साथ होता है, जो भी एक आर्टिस्ट होता है वो किसी भी अदर फील्ड में जब जाता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक वो रह जाता है कि यार मुझे करना तो कुछ और था लेकिन मैं कुछ और, तो वो चीज़ अंदर से कहीं ना कहीं कचोटती है एक आर्टिस्ट को जी। तो वही चीज़ वहां तक लेकर चले गई मुंबई तक, और जॉब भी छुड़वा दी उसने। पता चला है कि जॉब आपकी सरकारी थी और उस सरकारी जॉब को आपने रिजाइन किया सिर्फ मुंबई जाने के लिए। जॉब सरकारी नहीं थी, संविदा में थी जी। सरकारी हो सकती थी, लेकिन एक सेटल्ड नौकरी छोड़ना एक बहुत हाँ, बड़ी बात थी। सेटल था और सब कुछ ठीक था। बट मुझे मतलब जब ये लगा कि नहीं, मेरे को सेटिस्फेक्शन जो है, मेरे दिल को खुशी जो है वो एक एक्टिंग से ही मिलती है और इसी फील्ड से मिलती है, तो फिर छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। सबसे पहला काम कैमरा फेस करने का कब किया आपने, और क्या एक्सपीरियंस रहे, कौन सा प्रोजेक्ट था वो? सबसे पहले मैंने कैमरा फेस किया था आपका हमें जीने दो में। वो मेरा फर्स्ट कैमरा फेस था। उसमें मेरे को पता नहीं था कि कैमरे पे देखना नहीं होता है, मैं बार बार देख ले रहा था। और मतलब कैमरे पे बहुत आराम से चीज़ों को करना होता है, लेकिन मैं बहुत फास्ट में कर रहा था। जैसे एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ आपको। हाँ। हम लोग जैसे वो था
शॉट चल रहा था, उसमें क्या था, हम लोग 3-4 लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, ठीक है। ड्रिंक का शॉट था और खीरे रखे हुए थे, ठीक है। तो एक सिप लेना था और आपको वो करना था, खीरे खाने थे उठा के धीरे धीरे। मैंने क्या करा, मैं ड्रिंक तो करता नहीं था, तो मेरे वाले में एप्पी रखी हुई थी, मतलब सबके में एप्पी रखी थी, ऐसा नहीं है किसी, तो एप्पी थी। और मुझे सुबह से मैं शूट पर था, मेरे को लग रही थी भूख बहुत जोर से। तो मैं क्या कर रहा था, मैं मतलब एक ही बार टेक हुआ, एक ही शॉट में मैंने उठाया और पैक वो सिप जो करना था वो एक बार में पूरा पिया और 2-4 खीरे उठाए ठीक है। फिर नेक्स्ट टेक हुआ, नेक्स्ट में मैंने फिर दोबारा उसको एप्पी को फिल कर दिया ग्लास में, मैंने फिर दोबारा उठाया, एक सिप में पी गया पूरा और फिर 2-4 खीरे उठा के खा गया। तो फिर मेरे को बोला क्या भाई तुम आराम से करो यार, तुम तो खत्म हमारा इतना बजट। मेरे को बोला गया कि आराम से उठा कर खाओ, और क्या बोलते हैं, सिप जो है वो आराम से लो, क्योंकि अभी कई सारे एंगल से टेक लेना, अब एक ही एंगल में पूरा खा जाओ। तो ये मतलब बहुत मजेदार किस्सा हुआ था, जो कि मेरे को याद रहेगा हमेशा। उसके बाद मतलब मुझे पता चला था कि हाँ यार, मतलब आराम आराम से करना होता है टेक में, ये नहीं कि आप एक बार में। तो वो फर्स्ट टाइम था। दूसरा प्रोजेक्ट कैसे मिला? दूसरा मेरा था आपका हमें जीने दो के बाद एक कश था शायद, अनुग्रह भाई के डायरेक्शन में बना। हाँ, मतलब मुझे कंफर्म याद नहीं है, शायद बीच में भी कुछ रहा होगा, लेकिन एक कश शायद था उसके बाद जी। हाँ, वो हमें जीने दो भी अनुग्रह सर ने ही डायरेक्ट किया था, और एक कश को भी हम अनुग्रह सर ने ही डायरेक्ट किया था। क्या एक्सपीरियंस था? बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई ऐसा शेयरिंग मोमेंट हो जो शेयर किया जा सके? हाँ, एक मोमेंट है उसमें क्या था कि एक सीन था कि जिसमें जो हम लोग हैं वो मतलब नशे में अपनी फ्रेंड है उसको भी नशा करा देते हैं, खुद भी नशा कर लेते हैं, और नशे में उसका रेप कर देते हैं हम, देखा है मैंने 1 by 1 जी। तो उसमें बड़ा मजेदार सीन था कि नए ही थे, ठीक है। मैं जब कर रहा था, मेरी बारी जब आई, तो मेरे को ऐसा करना था कि उसकी लड़की की टांगों जो थी, उसकी टांगों के पास से आपको यूं करके फेस लेके जाना था और ऐसे करके खत्म करना था। मुझे पीछे से आवाज आई, पता नहीं किसी ने कि जेब निकाल अब वो पता नहीं कहा किसने बोला, बट क्योंकि मैं तो नीचे, मेरा फेस नीचे था, मुझे पीछे से किसी ने बोला कि जीभ निकाल, तो मैंने जीभ करके करा, वो बड़ा ही वियर्ड सा लगा और बहुत ही गंदा सा लगा। तो मुझे सर ने डाटा भेजा था, सर ने क्या कर रहे ये बहुत वियर्ड लग रहा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। हाँ, शिव कुमार का जो जन्म स्थान है, जन्म, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से शिव कुमार? पंतनगर में ही जन्म हुआ मेरा, और शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुई, पंतनगर से ही। सरस्वती शिशु मंदिर या प्राथमिक विद्यालय फूलबाग पंतनगर। अच्छा, सरस्वती शिशु मंदिर से नर्सरी टू 3rd में वहां पे रहा था। अच्छा। और दादाजी मेरे वहाँ गवर्नमेंट जॉब करते थे। एक सेटल्ड लाइफ होने के बावजूद और यहाँ पे इतना काम कर रहे थे, आराम से इंजीनियरिंग कर ली थी, पैसे आ रहे थे, कितना मुश्किल होता है, कितना टास्कफुल होता है अपनी जॉब को रिजाइन करना और उसके बाद एक डिसीजन लेना कि फिर से जीरो से आपको चालू करना होता है दूसरे शहर में जाके, और उसके बाद आप मुंबई पहुंच जाते हैं और बिल्कुल जीरो से चालू करते हैं। बहुत बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसको मैं बिल्कुल, वैसे मैं लाइफ में ज़्यादातर इजीली रहता हूँ, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल था ये डिसीजन लेना कि छोड़ देना है। क्योंकि जॉब आजकल आपको पता ही है, भारत में, हमारे देश में बेरोजगारी अल्टीमेट लेवल पे है ना, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, जॉब है नहीं, तो ऐसे में एक जॉब लग जाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और उसको छोड़ना फिर वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो उस जॉब को छोड़ना मतलब मन में था, ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से सडनली डिसीजन लिया कि हाँ जॉब छोड़ के चले जाना है। रात भर मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, छोड़ूं नहीं छोड़ूं, जाऊं नहीं जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। फैमिली ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि मत जाओ, हाँ, कि नहीं जाना, जॉब नहीं छोड़नी है, उनका क्लियर था। तो फैमिली का बिल्कुल क्लियर था कि नहीं जाना है। और ऑफिस वाले जो फ्रेंड्स थे, उसमें से जो कलीग्स थे ऑफिस में, उनका कुछ का था सपोर्ट कि आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो, लेकिन कुछ ने मना किया कि नहीं, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एक मेरा फ्रेंड है विशाल, उसने एक चीज़ बोली, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टच की वो बात, जिससे मैंने सोचा कि हाँ मुझे जाना चाहिए। उससे मैंने ऐसे डिस्कस किया, मैंने कहा यार ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहा हूँ, डिप्रेशन में, कि यार क्या करना चाहिए, मुझे छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि मैंने उससे बोला कि यार मेरा मतलब फील्ड जो है वो इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है, और उसको छोड़ के मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसने बोला कि तेरा फील्ड तो इंजीनियरिंग कब बना, उसने मुझसे पूछा कि तेरा इंजीनियरिंग फील्ड कब बना, कब तूने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैंने कहा
13 में, 2013। उसने बोला तू एक्टिंग तो उससे पहले भी करता था, स्कूल में, कॉलेज में, और शॉर्ट मूवीज, नुक्कड़ नाटक वगैरह, थिएटर वगैरह। तो मैं मतलब उस बात से मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हाँ यार बात तो सही है। उसने बोला तेरा फील्ड तो एक्टिंग था, पहले तो एक्टिंग ही था बचपन से, तूने तो इंजीनियरिंग में तो जबरदस्ती घुसा है ना, तो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने फील्ड को छोड़ के एक्टिंग में जा रहा हूँ, फील्ड तेरा एक्चुअल में वही था। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा क्लिक करी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, जाना ही चाहिए। जब आप मुंबई पहुंच गए, और मुंबई ना कि आप एक्टिंग फील्ड में काम करने गए थे, बाकायदा सीखने गए थे आप। ऑडिशन स्कूल, शायद उस स्कूल का नाम था जहां तक मुझे ज्ञात है। क्या एक तजुर्बा रहता है कि जब आप यहाँ से छोड़कर दूसरे शहर में गए, फिर ऑडिशन स्कूल ज्वाइन किया, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या पॉजिटिविटी रही, नेगेटिविटी रही, और क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या सर्कमस्टांसेस बने? बहुत ही मतलब ऑडिशन स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला है ना, और वहाँ पर ऑडिशन के प्रोसेस जानने को मिला, ऑडिशन के टेक्निक्स। मतलब एक एक्टर के लिए सबसे मेन अगर कुछ होता है तो वो होता है ऑडिशन। और ऑडिशन मतलब ऑडिशन की जितनी भी छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, ऑडिशन के पॉइंट्स, और मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मुझे वहाँ पर जाकर के चीज़ों को, ऑडिशन को लेकर के मैं बिल्कुल क्लियर हो गया। और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑडिशन को ही लेकर के सिर्फ टेक्निकल जानकारी मिली, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर तरह की जानकारी मिली वहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा रहा। वहीं से फिर आपने काम पाया, जो 2-4 सीरियल किया आपने। हाँ। सबसे पहला टीवी सीरियल कौन सा था आपका? सबसे पहला मुझे वहाँ से इश्क में मरजावा मिला था। उसका क्या कहानी है, वो कैसे मिला, कैसे पहुंच पाए उस सेट? इश्क में मरजावा का एक्चुअली मुझे मुंबई में 1 महीना ही हुआ था उस टाइम, और मुझे सीखते हुए वहाँ पे 1 ही महीना हुआ था। 1 महीने बाद ही मेरा ऑडिशन भेजा गया था वहाँ पे। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट का मतलब अलग अलग उसमें वो होता है, एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट मेरा ऑडिशन भेजा था। रिक्वायरमेंट थी एक टी मैन की, तो उसमें मेरा हो गया था, शॉर्ट लिस्ट हो गया था। तो वहाँ पर फिर मैं गया था। मतलब फर्स्ट टाइम जब था तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा कि यार क्या होगा, इतना बड़ा सीरियल, इतने बड़े बड़े मतलब कैमरा हैं, और बट जब मैंने किया तो फिर वो एक टेक में हो गया था। कितना फर्क होता है यहाँ पे? आप एक कस जो आप मूवी करके गए थे, एक बड़ी लेंथ की मूवी थी, हमें जीने दो करके गए थे, एक बड़ी लेंथ की मूवी थी, स्पेस आपको ज्यादा मिला था वहां पे, और इसी के उल्टा वहां पे आपको स्पेस कम मिला था, सेट बड़ा था। तो कितना फर्क है वहां के उस इंडस्ट्री में काम कर पाना और यहाँ जो लोग आपको जानते हैं इनके बीच कंफर्टेबल होकर काम करना? वहाँ पर और यहाँ में बहुत बहुत अंतर आ जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ को मतलब एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को भी पॉइंट आउट किया जाता है। अगर आपका जो मेरा जब मैं टी मैन था तो वहाँ पर तो मेरा चाय का ठेला था, रेडी थी मेरी एक, तो उस रेडी में ये लगा लीजिए कि उसको इतना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई थी कि वहाँ पर बाकायदा चाय की केतली रखी गई थी, डिस्पोजल ग्लास रखे गए थे, और चिप्स के और बच्चों के जो सोया होते उसके पैकेट्स टांगे गए थे, है ना, और चाय छानने वाली छन्नी भी रखी गई थी ताकि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, ऐसा कहीं से कहीं तक फ्रॉड लगे ही ना। छन्नी रखी गई थी, सिलेंडर रखा गया था, सिलेंडर का वायर, गैस ओरिजिनल पूरा मतलब वो एक्चुअल पूरा था, है ना। तो कहीं ना कहीं एक इससे थोड़ा सा एक अच्छा ये भी होता है कि जब आपको पूरे के पूरे मतलब पूरा एक कैरेक्टर मिलता है, उस कैरेक्टर का गेटअप मिलता है, वो कैरेक्टर का पूरा इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फील ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो उस कैरेक्टर को, है ना। तो उससे ये फायदा होता है कि जब आपको मतलब पूरा एक सेटअप मिलता है उस कैरेक्टर का, तो आप बहुत अच्छे से ढल पाते हैं। तो जब मेरे को मिला वहाँ पे तो मुझे खुद से ऐसा फील आ रहा था कि मैं सही में चाय वाला ही हूँ, क्योंकि मुझे कुर्ता बनाया गया था, मेरे गले में गमछा था, सामने मेरा ठेला था, और छोटे छोटे बच्चों को बोला था इनके पास मतलब जाओ भैया के और कुछ, तो उनको मैं सोए वो दे भी रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं सही में चाय वाला ही हूँ। तो उसमें भी एक मज़ेदार किस्सा हुआ था कि क्या हुआ था कि उसमें जब मैं तीली चला रहा था तो निया शर्मा मैम जो है एशिया की टॉप मॉडल में और कई सारे सीरियल्स वगैरह भी करती हैं, अभी वेब सीरीज भी की, तो उनको मेरे हाथ पे मार के बुझाना था, क्योंकि वो सीन ऐसा था कि वहाँ पे एक बॉम्ब था और वो फट सकता था। तो जब उन्होंने हाथ में मेरे मारा तो उन्होंने इतनी जोर से मार दिया था कि उनके नाखून से मेरा यहाँ कट गया था। तो लेकिन हाँ, निया शर्मा मैम की एक बात कहूँगा, वो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ हैं। मेरे हाथ में जब वो लगा तो जब कैमरा था, ऑन कैमरा डायरेक्टर वगैरह सब थे, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो शॉट कंप्लीट हो गया तो उन्होंने मेरे को आकर खुद सॉरी बोला, मेरे पास आके कि सॉरी, वो उस टाइम पे
मतलब शॉट के टाइम पे वो लग गया। तो वरना यार वो मैं एक छोटा सा एक्टर, वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस को जरूरत, अगर वो नहीं भी आती तो कौन सा क्या होता, बट फिर भी वो मेरे पास पर्सनली सॉरी बोलने के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपका जो पहला शो था इश्क में मर जाओ, जिसमें निया शर्मा थी, अर्जुन बिजलानी साहब थे, और जिसका आप अभी तजुर्बा आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जी। क्या पैसे मिले थे एक एपिसोड के लिए आपको उसमें? उसमें मेरा 3,500 रुपये के डे के हिसाब से था चार्जेस। एक दिन का था? एक दिन क्या था आपने? 2 दिन? हाँ, एक दिन का मेरा शूट था। 3,500 रुपये उसका जो पेमेंट थी वो मिली थी। मतलब मिलती भी क्या है, वो उस टाइम पे नहीं मिलती है। वो 75 डेज की, विदिन 75 डेज आपको प्रोडक्शन में आपका चेक आता है, वहाँ से फिर प्रोडक्शन से आपको कॉल आता है, फिर आप वहाँ पे जाकर रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टीवी शो था, क्या नाम बताया था आपने? झांसी की रानी। हाँ, उसका तजुर्बा थोड़ा सा शेयर करिए हमसे, वो कैसा रहा और क्या रहा? उसका तजुर्बा मेरा बहुत ख़राब रहा क्योंकि उसमें क्या था कि विलेजर का एक तो माइथो था वो, ठीक है। जो माइथो वाले जो कैरेक्टर मतलब जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें ड्रेसिंग वगैरह बहुत अनकंफर्टेबल रहता है। उसमें पूरा धोती वोती और ऊपर से कुर्ता, ऊपर फिर गर्मी का टाइम, और पूरा मुड़ासा बांधा हुआ था, नकली मूछें लगा रखी थी, है ना। और ऊपर से जो गांव के जो लोग थे, पहले का टाइम दिखाया गया था तो चप्पलें नहीं होती थी उनके पास, तो वहां पर नंगे पांव खड़ा कर रखा था मैं, और टेम्परेचर हो रहा हुआ कम से कम 40 डिग्री। 40 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पांव वहां पर खड़े हुए हैं, और कंटिन्यूसली काम हो रहा है, और बाहर का ही शूट है, अंदर का है नहीं, आउटडोर है सारा, आउटडोर। और धूप पड़ रही है खतरनाक, और मतलब ऐसा इतना ज्यादा पैर जल रहे थे कि वहां पर लिटरली, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि वहां पे चलो हम तो फिर भी लड़के हैं, लेकिन जो लड़कियां थी वो ऐसे कर रही थी कि मतलब एक पाँव कभी एक पाँव पे खड़ी हो रही थी, कभी दूसरे पाँव पे खड़ी हो रही थी, तो बीच बीच में ला करके उनको पानी पिला करके जैसे तैसे करके वो शूट कराया था, क्योंकि चप्पल पहना नहीं सकते थे। तो उसमें मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा इतना ज्यादा टॉर्चर हो गया था वहां पर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान ये कैसे भी करके शाम हो और मैं यहाँ से भागूं और दोबारा कभी माइथो में जाऊं ना। तो मैं ये सोच रहा था कि माइथो शो में नहीं जाऊंगा, ऑडिशन ही नहीं दूंगा मैं माइथो। बहुत टास्कफुल था वो। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब फिजिकली टॉर्चर बहुत हो गया था, मेंटली नहीं, फिजिकली बहुत टॉर्चर हो गया। इतना टॉर्चर सहने के बाद कितने रुपए का चेक हासिल किया आपने? उसमें भी वही था 3.5 3,500 रुपए का चेक हासिल किया। हाँ। फिर कोई थर्ड शो भी किया आपने? हाँ, फिर शायद किया था, क्राइम अलर्ट किया था, दंगल पे शो आता है। उसका क्या है? उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर का कैरेक्टर था, और वो अभी शायद वोट पे वो आ चुका है, बट अभी चैनल पे नहीं आया है वो। उसका कुछ किस्सा नहीं है? हाँ, नहीं, उसका भी एक किस्सा हुआ था। उसमें किस्सा ये हुआ था कि जब हम उसके अंदर वैनिटी के अंदर थे, ठीक है, तो वैनिटी मुझे उस वाले शो में पहली बार वैनिटी मिली थी, क्योंकि इश्क में मर जाओ में रूम मिला था, और इसमें भी रूम मिला था, क्योंकि वो इनके स्टूडियो में ही शूट था। लेकिन जो ये था आपका क्राइम अलर्ट, ये पूरा आउटडोर था, तो वहां पर वैनिटी मिली थी। तो फर्स्ट टाइम मुझे वैनिटी मिली थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। सलमान खान जैसा महसूस होता है। हाँ सलमान खान जैसा महसूस होता है, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट ऑफिसर का कैरेक्टर था, और मूछें भी उस तरह से रखी हुई थी, ठीक है, और वर्दी मिली हुई थी, तो पूरा मतलब दबंग टाइप का लुक आ रहा था मुझे, और वैनिटी मिली हुई थी। और मेरे साथ जो वैनिटी शेयर की थी वो जो बजरंगी भाईजान में पुलिस वाले का कैरेक्टर किया मेन, उनके साथ शेयर की थी। तो वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके साथ मैं बैठा, बातचीत की, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना होता है, और मतलब इतनी, मतलब हाँ, फैसिलिटी मिलती है एक्टर्स को अगर आप कंटिन्यूस में काम। मेरे को जो एसी का वो करना था ना, टेम्परेचर कम करना था, तो उसके लिए भी वहाँ पे एक लड़का मिला हुआ था मैं कि हाँ भाई ये करने के लिए भी बंदा है, तुम्हें वो भी नहीं करना है। अगर बाल कहीं से खराब हो जाए तो वो भी अपने हाथ से सेट मत करो, उसके लिए भी आएगा और सेट करके जाएगा ड्रेसर, हेयर ड्रेसर। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद आप ऑडिशन स्कूल में कंटिन्यू कर रहे थे एज ए टीममेट या एज ए स्टाफ कह सकते हैं। हाँ। कैसा अनुभव किया आपने? जो बाकी के बच्चे आए वो क्या सीख रहे थे, और क्या उद्देश्य था आपके इस स्कूल का? उद्देश्य बहुत ही साफ था कि बच्चे आए और इंडस्ट्री में डायरेक्टली जाने से पहले वो समझ पाए इंडस्ट्री को, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ धोखा हो जाए, या फिर आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। जल्दी पहुंच फिर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक तो होता है कि एक्सपीरियंस आप खुद से जाके गेन करना है ना, और एक होता है कि आप किताब पढ़ लेना, एक होता है खुद से एक्सपेरिमेंट करना, और एक होता है किताब पढ़ लेना। तो वहां पर जाके एक तरह से ये होता है कि आपको वो, जैसे सपोज कि आपको ये बता दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर जेन्युइन कास्टिंग एजेंसीज हैं,
आपको वहाँ पर जाना है, आपको उसके अलावा कहीं नहीं जाना है ना। जेन्युइन प्रोडक्शन हाउसेस कौन कौन से हैं जहाँ पर जा करके आप ऑडिशन दे सकते हो, या ऑडिशन नहीं तो इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करवा सकते हो, या फिर आप अगर ऑडिशन दोगे तो ऑडिशन में किस तरह से ऑडिशन देना, वो सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं, क्योंकि ऑडिशन में सबसे ज़्यादा गलती ऑडिशन में ही होती है ना। और आपको जो बेसिक्स हैं एक्टिंग के वो सिखा दिए जाते हैं ताकि आपको सेट पे दिक्कत ना हो। ये भी बताया जाता है कि सेट पे जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कई बार जब हम नए नए सेट पे जाते हैं तो हम बार बार पूछते हैं कि हमारा कब आएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे हो, शाम को आपका शॉट आया, तब तक आप बैठे ही हो। तो ये बताया जाता है कि आपको बार बार एडी को परेशान नहीं करना है कि आप जाके बार बार पूछ रहे हो कि कब आएगा, या फिर बार बार उससे ये किसी से ये पूछ रहे हैं कि हमारा ड्रेस अभी तक ड्रेस नहीं मिली है ना, या फिर अभी तक मेकअप नहीं हुआ, या फिर अभी तक मेरे डायलॉग नहीं मिले मुझे। तो ये सब बताया जाता है कि वो जिनका काम है वो खुद करेंगे, आपको खुद से कुछ नहीं बोलना है। अगर आप बिना ड्रेस के अपने खुद के जो कपड़े पहन कर गए हैं उनमें भी अगर आप बैठे हैं शाम तक और आपसे कोई कुछ नहीं बोला है तो आपको किसी से नहीं पूछना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, और जो कि आपको, मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली सेट पे जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो वहां पर आपको इंसल्ट भी हो सकती है और दिक्कत भी हो सकती है। सर इंडस्ट्री में एक चलन है कि मैं बहुत सारे लोगों को नहीं कहता हूँ कि कुछ लोग पैसे का बज में काम देते हैं या कहते हैं कि आप पैसे दीजिए हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम जगह ये फ्रॉड होता है, चाहे ये मुंबई हो, हमारा सिटी रुद्रपुर हो, या ऑल इंडिया, पर्टिकुलर किसी को नहीं कहते हैं। तो आपके जहन में क्या ऐसा होता है, आपको लगता है ऐसा होता होगा, या होता होगा तो इन चीज़ों को रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी कि पैसे आप दें, ठीक है, लेकिन पैसे देने की जेन्युइन जगह होनी चाहिए। जी सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जेनेट कास्टिंग है मुंबई में, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है पैसे दे करके। जी ठीक है, उनका क्या रूल होता है कि वो आपसे पैसे लेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और 1 ईयर के अंदर वो आपको एक ना एक कंटिन्यूटी कैरेक्टर जरूर दिलाएंगे। ठीक है, कैमियो भी हो सकता है, वो 10-12 दिन का शूट हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको काम दिलाएंगे, और अगर आपको वो काम नहीं दिला पाए 1 साल तक, तो हाँ 1 साल का टाइम देते हैं, तो वो आपके पैसे रिटर्न कर देते हैं। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार काम देंगे, वो 1-2 बार भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किल कितना है और आप कहाँ पर कैसे रिक्वायरमेंट में फिट हो रहे हैं। तो जेनेट कास्टिंग जैसे और भी कास्टिंग है ना, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं पैसे दे करके, और किसी का 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होता है। अलग अलग फीस है, इसलिए मैं फीस नहीं बोलूँगा किसकी कितनी है, अलग अलग फीस है सबकी, किसी की कुछ है, किसी की अलग है। तो वहाँ पर जेन्युइन एजेंसीज भी कई सारी हैं जो कि पैसे लेकर काम देती हैं, रजिस्ट्रेशन करवा के काम देती हैं, लेकिन काम जेन्युइन मिलता है आपको, और उसकी पेमेंट भी आपको मिलती है जी है ना। और अच्छे रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म पे काम आपको देती हैं, चाहे वो आपके चैनल्स हों, बड़े चैनल, नेशनल चैनल्स हो, या फिर वेब सीरीज हो, अच्छे लेवल पे आपको काम मिलता है। तो ऐसा ये कहना गलत होगा कि पैसे लेकर के सब आपको बेवकूफ़ी बनाते हैं, और ये भी कहना गलत होगा कि सब आपको काम ही देते हैं। अब वो आपके अंदर है कि आपने कितनी रिसर्च की है। अब अगर आप इस फील्ड में उतरे तो आपने कितनी रिसर्च करी है, और आपको पता भी है या नहीं कि आप कौन जेन्युइन जगह दे रहे हैं या फिर कहीं ऐसे ही कहीं पे दे रहे हैं जी, है ना। तो वो पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। शिव भाई, सबके नज़रों में जो शिव कुमार है वो एज ए एक्टर आपने अपने आप को प्रिटेंड कर रखा है, लेकिन हाल फिलहाल में ही जी टॉक के माध्यम से आपकी एक पोएट्री जो दर्शकों के सबके सामने आया है जी, और आपका एक नया रूप देखने को मिला है कि आप पोएट्री भी लिखते हैं और बोलते भी हैं। तो मेरा मोस्ट फेवरेट, जब कुछ दिन पहले मैंने जो आपका आया था जी टॉक पे कि कविता के कारण जो कविता जन्मी, वो एक बार अगर आप बिल्कुल सुना दे तो बेहतरीन। उसकी लाइन से इस तरह से थी कि जिस कविता के कारण ये कविता जन्मी है वो कविता कहीं खो चुकी है। जिस कविता के कारण ये कविता जन्मी है वो कविता कहीं खो चुकी है, और जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ था अब वो बड़ी हो चुकी है। जबरदस्त, सुपर, थैंक यू सो मच। तो कविता बड़ी हो चुकी है। वो एक्चुअली बचपन में लिखा था, तो अब सुनाया है तो इसलिए बड़ी हो गई। हाँ, काफी टाइम हो गया अभी क्योंकि लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन इससे पहले जो एक लॉकडाउन लगा उसमें शायद आप मुंबई से वापस आ गए थे अपने घर पंतनगर के लिए, जो कि नैनीताल के बहुत करीब है। क्या मतलब गए थे, और फिर जिस प्रॉब्लम या लॉकडाउन या कोरोना या कोविड की वजह से आपको वापस आना पड़ा जी, उसके बाद जब आप घर आ जाते हैं, और कैसा माहौल है घर का, लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है घर में, या फिर आस पड़ोस का माहौल कैसा है? आस पड़ोस का माहौल बहुत गर्म आ चुका है,
क्योंकि पिछले 2 साल से खाली बैठा हूँ, जब से 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये। और बहुत टास्कफुल होता है कि आप टीवी टेलीविजन वगैरह पे आ चुके हों, हाँ काम कर चुके हों, और उसके बाद अगर आप कहीं जॉब करने के भी लायक नहीं रहते, क्योंकि एक आप खुद का एक अंदर से गवारा नहीं देता है, हाँ। चीजें गवारा नहीं देती हैं। एक्चुअली इस फील्ड में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ यही है, स्पेशली इसी फील्ड में है, कि इस फील्ड में काम, जैसे इस फील्ड को एज अ प्रोफेशन हमारा जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो जनरेशन है वो इसको एक काम के रूप में नहीं देखती है। उनके लिए ये एक्टिंग एक प्रोफेशन नहीं है, एक शौक है जिसको आप करो, बट वो काम के साथ नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, 3-4 दिन पहले ही मेरी भाभी रहती हैं पड़ोस में, उन्होंने मेरी बहन से पूछा कि तुम्हारा भाई मतलब क्या करता है, कुछ मतलब कभी दिखता नहीं कुछ करते हुए, तो ऐसे ही रहता है। तो बहन ने बताया कि वो मतलब एक्टिंग करता है, एक्टर है। हाँ, एक्टिंग करता है, पोएट्रीज करता है, सॉन्ग्स वगैरह करता है, ये सब चीज़ें करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये सब तो करता है, लेकिन काम क्या करता है? तो बहन ने बोला कि मतलब वो यही काम करता है। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये तो शौक है उसका, ये तो शौक होगा, और लोगों का भी होता है, जो लोग जॉब करते हैं उनका भी ये शौक होता है, वो करते हैं, बट कुछ काम तो करता होगा। तो बहन ने कहा नहीं यही है वो, और कुछ काम नहीं करता है। तो उसके बाद मेरी बहन ने मुझसे आके बोला कि तू कुछ काम कर रहा है। क्योंकि अब मैं जवाब नहीं दे सकती कि तू कर रहा है। हमको मतलब हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो समाज में हमारे जो लोग हैं उन लोगों की नज़रों में ये काम है ही नहीं। और अगर कोई मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों से कि ये सोच बहुत गलत है। और अगर आप डॉक्टर बनने जाते हैं, अगर आप MBBS, सपोज आपने MBBS किया, या आपने कोई इंजीनियरिंग किया, या फिर आपने कुछ भी किया, XYZ कोई भी कोर्स किया, और आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया, उसके बाद यदि आपकी जॉब नहीं लगती है तो आपसे कभी कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई बन गया डॉक्टर, कभी आपसे कोई नहीं बोलेगा। लोगों को पता है, लोग सोचेंगे हाँ मतलब कर लिया है, अभी जॉब नहीं लग रही है, हाँ नहीं लग रही है, फिर ट्राई कर रहा होगा। कोई आपसे ये नहीं आगे बोलेगा हाँ भाई बन गया इंजीनियर, है ना। लेकिन अगर आपने एक्टिंग फील्ड में कूद गए हैं और आप एक्टर नहीं बने, या आपको कोई अच्छा काम नहीं मिला, या आप टीवी पे नहीं दिख रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि हाँ भाई, वो भी बहुत ही टॉन्ट वाले वे में किया जाएगा, बन गया एक्टर, हाँ बन गया एक्टर, बन के आ गए, हाँ बन गया हीरो, बन गया एक्टर भी नहीं हीरो। हीरो बनने गया। उनको ये पता ही नहीं है कि हीरो और एक्टर अलग होता है ना। हीरो एक होता है पिक्चर में, बाकी सब एक्टर होते हैं। तो उनकी नज़रों में अगर कोई लड़का अगर एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता है, अगर एक्टर बनने के लिए वो मुंबई गया है, तो वो हीरो है, तो वो हीरो है। फिर उसको वो हीरो नाम से बुलाते हैं फिर। और वो हीरो ऐसा रिस्पेक्ट वाला हीरो नहीं होता, वो हीरो मजाक बनाने वाला हीरो होता है, जलील ये तो वाला हीरो होता है, जलील हीरो। तो सबसे जो खतरनाक काम होता है कि अपने पड़ोसियों को ये समझा पाना कि आप क्या करते हो इस फील्ड के लोगों के लिए। और दूसरे जो सबसे बड़ा तमराज किलविस होते हैं हमारी जिंदगी में, वो होते हैं हमारे रिश्तेदार। क्योंकि उनको घंटे से फर्क नहीं पड़ता कि उनके बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हाँ, इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है कि रिश्तेदार ज्यादा मजे इसलिए लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी उनके बच्चों के मजे ले रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और उसका बच्चा हमें कोस रहा होता है, हम उसको कोस रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे मतलब मैं उसका दोस्त पूरा का पूरा रिश्तेदारों को नहीं है, हमारे पेरेंट्स भी उनके बच्चों में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। हमने देखा है हमारे पेरेंट्स भी उनके बच्चों को पूछते रहते हैं क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रही है, क्यों कर रहा है। तो उन्होंने कर दिया, कोई गलत नहीं किया, है ना। तो भाई अब तुम उनके बच्चों को करोगे तो वो भी करेंगे। अब वो भी कहते हैं हाँ भाई बन गया हीरो, वो भी उनका भी सेम क्वेश्चन रहता है। अब क्योंकि मेरे को ज़्यादा टॉर्चर मिलता है क्योंकि मैं जॉब छोड़ कर गया, तो मेरे खुद के रिलेटिव मुझसे बोलते हैं कि तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तूने जॉब छोड़ दी, ठीक है, और तो क्या बोलते हैं मुंबई में भी कुछ नहीं हो पाया, और अब तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, ख़त्म। दी एंड, खत्म। हाँ, उनकी नज़रों में मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, गाड़ी के आगे लिख लो खत्म। और वो बोलते भी हैं इस चीज़ को। पड़ोसी एक तरफ, रिश्तेदार एक तरफ, घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले का मतलब बहुत मिला जुला रिएक्शन है घर वालों का। मैं सबके घर वालों को तो नहीं कह सकता क्योंकि हर किसी के घर में अलग, आप अपने घर का हाँ, सब बता दीजिए। हर किसी के घर में अलग अलग सिचुएशन होती है ना। तो मेरे घर में ये रहता है कि बहुत ही अजीब सा है कि जब काम होता है कुछ, जब आता है सामने तो बहुत खुश हो जाते हैं घर वाले। और अभी जैसे इस टाइम पे चल रहा है तो इस टाइम पे वो परेशान है कि कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मेरे घर वाले क्या है कि जब मतलब कुछ अच्छा होता है तो खुश हो जाते हैं,
और जब कुछ नहीं हो पाता है, रुका होता है, तो परेशान होते हैं कि कुछ कर ले। ठीक है। अच्छा, मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, वो रिएक्शन ही नहीं देते, न्यूट्रल है मेरे मम्मी पापा। अच्छा, ना अच्छा बताते हैं ना बुरा बताते बहुत अच्छी बात है, आप लक्की, यू आर लक्की। हैं, वो न्यूट्रल है। आप बहुत लक्की हैं कि आपके पेरेंट्स न्यूट्रल है। मैं तो चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स न्यूट्रल हो जाएं। कम से कम काम तो हाँ, न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूट्रल हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य की प्लानिंग ये है कि अभी रिसेंटली एक सॉन्ग आया था, मुझे हो गया प्यार, जो कि उसको सिंगिंग आपने किया था? नहीं, सिंग मैंने नहीं किया, सिंग मेरे फ्रेंड ने किया, रोहित ने। उसका वो सॉन्ग जो है, जो अभी रिसेंटली आया है, वो जो पोएट्री थी, मुझे हो गया है प्यार, जो अभी आपने सुना, उसका एक पार्ट, उसी पोएट्री में से उस सॉन्ग को निकाला गया है। मतलब उस सॉन्ग को उस पोएट्री की कुछ लाइंस लेके बनाया गया है जी। तो वही अभी प्लान है कि जो दूसरा, मतलब अब दूसरे सॉन्ग का प्लानिंग है कि अब बहुत जल्द दूसरा सॉन्ग लेकर आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है अननोन म्यूजिक वैली। बिल्कुल देखा है मैंने। और तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, ये भी देखो, पता है इसका मतलब। सब्सक्राइबर नहीं, मतलब 50,000 व्यू। हाँ, सब्सक्राइबर अभी 1,000 ही हुए हैं। 1,000 होने वाले थे, कुछ 5-10 बचे थे, तब हो आपने- गए हैं, हाँ, अब हो चुके हैं। 50,000 व्यू आप लोगों के आशीर्वाद से हो चुके हैं, 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 50,000 64 के समथिंग व्यूज़ हो चुके हैं। और अभी नेक्स्ट सॉन्ग लाने की तैयारी है। अभी सॉन्ग जो है वो, उसकी म्यूजिक मेकिंग चल रही है। दोबारा प्लानिंग कर रहे हैं आप मुंबई जाने की, या फिर अभी कुछ रुकेंगे? मेरा अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने यहाँ से ही गाने निकालता रहूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ, पोएट्रीज वगैरह लिखता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं लिखता हूँ उसी को मतलब मैं और मेरा फ्रेंड रोहित जो है, हम दोनों मिल करके उसको गाने में हम कन्वर्ट करके और गाने लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं उसको एक माध्यम बनाएंगे। मतलब अब जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, तो उससे हमें कुछ इनकम भी होगा, है ना, और कुछ हमारा थोड़ा सा नाम भी होगा। तो वो जो हमारा जो कुछ एक बेस बन जाएगा, उसके बाद हम स्विच करेंगे अब, ताकि वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पर जाने से पहले ऑलरेडी गाने से जो हमारे सॉन्ग्स हैं और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो इतना ग्रो कर चुका हो, लोग जानने लगे हो, जो लोग जानने लग जाएं और अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ताकि जब वहाँ जाए तो वहाँ पे कोई इशू ना हो। तो अभी लगेगा 1-1.5-2 साल? हाँ, 1 साल तो मान के चलिए कि 1 साल लग ही जाएगा। शिव कुमार इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, इतनी सारी परेशानियां होने के बाद, जो रिश्तेदारों के ताने पड़ने के बावजूद, भाभीियों के ताने पड़ने के बावजूद, अभी भी गाना निकालने को बेकरार होकर रखे हैं? इसका सबसे बढ़िया तरीका है बेशरम बन जाओ। मोटिवेट रहने का, जैसे चिकना घड़ा होता है ना, उसके बाद पानी डालते हैं, फिसल जाता है, पानी रुकता नहीं है। तो आप बिल्कुल बेशरम बन जाओ। आपको कोई कुछ ताने मारे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं दर्शकों से भी यही बोलना चाहूँगा कि आप बेशरम बन जाइए, और मतलब अपने जो आपका लक्ष्य है, अपने गोल पे फोकस रहिए, और आप मतलब लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान ना दें, अपने काम पे फोकस रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है ना। बिल्कुल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे, है ना। और कोई ये जैसे जॉब का है, घर वालों की जो सोच है कि जॉब लग जाए, सिक्योर हो जाए, ये इसी सोच की वजह से हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा जो बेरोजगारी है, और इतनी ज़्यादा जो जॉब के पीछे जो माथा पच्ची है, और जो लोग लाखों लोग आज तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की, है ना, तो वो सब इसी सोच के कारण है। अगर ये सोच चेंज हो जाए और लोग अपना खुद का कुछ करने लग जाएं, है ना, किसी भी फील्ड में, तो वो ज़्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेटर है, हमें जॉब के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो आर्टिस्टिक फील्ड में आना चाहते हैं, उनको कोई राय, मशवरा, सजेशन देना चाहें आप? उनको मेरा सजेशन यही है कि इस फील्ड में अगर आपको आना है तो आप बहुत सोच समझ कर आइए। अगर आपको वाकई में, अगर आपके अंदर वो स्किल है, पहले तो आप उस स्किल को जांच लीजिए, क्योंकि अगर आप कूद गए और आपको कूदने के बाद पता चला कि मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, तो बहुत दिक्कत होने वाली है ना। तो अगर आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, है ना, या फिर कॉमेडी हो, मिमिक्री हो, या फिर आपका राइटिंग, कोई भी कुछ भी हो, तो आप पहले उस चीज़ को खुद से जांच लें कि आप क्या वाकई में आपके अंदर वो स्किल है, क्या आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्या आप उसमें नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, अंदर से वाइब आती है आपको कि हाँ, ये काम मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, है ना, कोई और ना कहे, आपको खुद से अगर अंदर से आवाज़ आती है, किसी और के कहने पे ना जाए। सपोज कोई और झूठ भी बोल सकता है, हो सकता है कोई और आपको चढ़ा दे कि भाई अरे तू तो बहुत कमाल का है, और चला जाओ, और आप चले जाओ, किसी के कहने में मत जाओ।
आपके अंदर से खुद से अगर आवाज़ आ रही है कंटिन्यूसली कि आप कुछ कर सकते हैं, आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप बहुत बेटर कर सकते हैं, तो आप तब आप जाइए, अदरवाइज आप मत जाइए। साफ ना है कि अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आती है, अगर आपको डर लगता है कि यार मुझसे बेटर और लोग हैं, या फिर आपको इस तरह की थिंकिंग आती है अरे यार मैं कहाँ कर पाऊंगा, तो मत जाइए। आप अपना जॉब देखिए या फिर जो भी करना है कुछ और काम करिए, लेकिन इसमें मत जाइए। आप एक्टर हैं, सेशन को ख़त्म करेंगे उससे पहले चाहूँगा कि एक मोनोलॉग बोलें। बिल्कुल। तो ये मोनोलॉग एक मेरा ऑडिशन था, जो कि मैंने पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, उसका मोनोलॉग है। तो भाई हमारा नाम है संतोष कुमार, परंतु अपराधियों के दृष्टिगत होते ही हम अपना संतोष जरा खो बैठते हैं। हमने इस नगर रक्षक कार्यालय में कार्यभार इसलिए संभाला है ताकि हम इस समाज से बुराई का अंत कर सकें, और हमारी नज़रों में इस दुनिया की सबसे बुरी चीज़ जो है वो है पत्नी, क्योंकि हम मर्द तो इसको प्यार करते हैं और ये हमारे सर पर चढ़कर तांडव करती है। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि भगवान ने ये पत्नी नामक प्राणी बनाई ही क्यों। एक दिन परेशान होकर हमने भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान आपने ये पत्नी नामक प्राणी क्यों बनाई। तो भगवान बोले, वत्स मैंने तो इसे स्त्री बनाया था, इसको पत्नी तो तुमने बनाया, इसके नखरे उठाकर। बस हमारे दिमाग में वहीं क्लिक कर गया। उस दिन से इस कार्यालय में कोई भी लड़की यदि कार्यभार संभालती है तो सबसे पहले तो हम उसका घमंड तोड़ते हैं, उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई बताते हैं। थैंक यू सो मच। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं। सिर्फ भाई हमारा चैनल है फिल्मी चाणक्य जी। जो आर्टिस्टिक फील्ड में आना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में आना चाहते हैं, मुझे लगता है सिर्फ वही लोग ही देखते होंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई राय मशवरा, कोई सजेशन, या आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? फिल्मी चाणक्य चैनल को चला रहे हैं हमारे दीपक गौतम जी, जिनको आप कैमरे के सामने देख रहे हैं। उनसे ज़्यादा मेहनत जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं चंदन गौतम जी वो कर रहे हैं। और फिल्मी चाणक्य के दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे छोटे मोटे गली हम जैसे मतलब जलील एक्टर्स को ला करके प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जो इनको कोई नहीं जानता उनको भी मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई नहीं मौका देता तो हमको मौका दे रहे हैं यहाँ पर ला करके बैठा के। तो छोटे मतलब अपने आप में कॉमेडी वाली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, और उनके भी एक्सपीरियंस को सुना जा रहा है। वो अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है और बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज हमारे साथ थे शिव कुमार भाई। कुछ भी बोल रहे हैं कि जलील एक्टर या जो भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ा नाम है ये पंतनगर के, रुद्रपुर में बहुत बड़ा नाम है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मेरे आंखों में कुछ 2-4 नाम थे जिनको देखकर हमने चालू किया था। आज 54 इंटरव्यू कर लिए हैं कुछ, और कुछ 4-5 शॉर्ट फिल्में बना ली हैं, 2-3 गाने बना लिए हैं। लेकिन रियल में अगर हम किसी को देख के शुरू हुए थे तो वो थे डी सैम सन्नी भाई, विजेंद्र गोडसे भाई, और तीसरे थे शिव कुमार भाई, और एक अनुग्रह भाई तो ही है। वो तो सबके मेकर है, वो बहुतों को काम दिया उन्होंने। तो इन लोग को देखकर चालू हुए थे। आज इनके साथ पड़ोस में बैठने का मौका मिलता है तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं मैं। बाकी कुछ भी कहें ये इनका अपना मर्जी है। आपने इनको देखा है इश्क में मर जावा, माइथो शो में देखा है, एक कस, हमें जीने दो, तो कई सीरियल्स और कई फिल्में की हैं इन्होंने। आपने नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी जिंदगी से। और जैसा कि इस इंटरव्यू को देखकर आपको पता चल गया होगा कि कितना स्ट्रगल लगता है। अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए, उसके बाद इस लाइन में आइए। तो फिर मिलता हूं मैं किसी नए इंटरव्यू के साथ। जब तक सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।